वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। केंद्र सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को भी 5 दिन के अंदर जवाबी जवाब देना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मई के पहले हफ्ते में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि वक्फ किसका होगा यह कौन तय करेगा, या मैं अगर मुस्लिम हूं, मेरा वक्फ है तो मैं तय करूंगा कि वक्फ किसको देना है। साथ ही उन्होंने कहा था कि कलेक्टर को जो अधिकार दिया गया है वह बिल्कुल गलत अधिकार है। उन्होंने तीसरा मुद्दा उठाया था बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का। कहा था कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों को कैसे शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जब हिंदू ट्रस्टी में गैर हिंदू को शामिल नहीं किया जाता है तो गैर मुस्लिमों में क्यों शामिल किया जाता है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि हिंदुओं के लिए कानून है तो मुस्लिमों के लिए भी कानून है, इसमें गलत क्या है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिकॉर्ड में लेते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब देखना होगा सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उस जवाब के बाद क्या कोर्ट आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। नई शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को भी अनिवार्य भाषा का दर्जा महाराष्ट्र में दे दिया है। मराठी के अलावा अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाएं 1 से 5 तक अनिवार्य तौर पर महाराष्ट्र में पढ़ाई जाएंगी। सरकार की इस नोटिफिकेशन के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने ट्वीट किया और कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा होने नहीं देंगे और उनका विरोध जारी रहेगा। सरकारी कार्यालयों तक ही ये सारी चीज़ें सीमित रखनी चाहिए। किसी को हिंदी थोपना बुरी बात है और राज्य सरकार केंद्र के कहने पर हिंदी थोप रही है। वहीं कांग्रेस के नेता भी हिंदी को कंपलसरी भाषा करने के विरोध कर रहे हैं। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में हिंदी बनाम मराठी का विवाद और बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे। गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा से तीसरे दिन भी पूछताछ ईडी ने किया। तीनों दिन के घटनाक्रम को देखें तो जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, जो ईडी का भय होता है जब ईडी बुलाती है किसी को सम्मन देके तो आदमी की रूह कांप जाती है, वो भय कहीं भी रॉबर्ट वाड्रा को नहीं दिखता है। रॉबर्ट वाड्रा पहले दिन जब आते हैं तो पैदल आते हैं घर से, उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, वो लगातार उनके समर्थन में नारे लगाते हैं और रॉबर्ट वाड्रा किसी फिल्मी हीरो की तरह जितने भी मीडिया कर्मी हैं उससे बात करते हैं। दूसरे दिन उनके साथ वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी होती हैं, जो उनकी पत्नी है, वो उनके साथ आती हैं। ईडी ऑफिस में घुसने से पहले उनको हक करती हैं और पूरे दिन ईडी ऑफिस में वो बैठी रहती हैं जब तक कि ईडी उनसे पूछताछ करती है। आज तीसरे दिन भी प्रियंका गांधी उनके साथ आई, उनको ईडी ऑफिस छोड़ा और वो चली गई। और ईडी ऑफिस में क्या पूछताछ हुई, ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार जानना चाहते हैं कि 7.5 करोड़ की जमीन कैसे 58 करोड़ में बेची गई, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मामला है, कहां कहां कौन लोग इसमें शामिल हैं। ईडी अब अपनी चार्जशीट दाखिल करने की ओर है। देखना होगा कि तीसरे दिन की पूछताछ के बाद ईडी चार्जशीट दाखिल करती है या गिरफ्तारी करती है। ये सारे सवाल क्या जवाब धीरे धीरे जैसे ईडी जवाब देगी, ईडी के अधिकारियों से बात होगी, सूत्रों से जानकारी मिलेगी, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन आलोक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। नेशनल हेराल्ड मामले पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। अभी तक जुबानी जंग चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे, मगर अब बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। कल कांग्रेस ने जीतू पटवारी के नेतृत्व में ईडी दफ्तर का घेराव किया और ईडी को पिंजरे में बंद तोता बताया। वहीं आज सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा और उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस का पुतला दहन किया। रेड क्रॉस चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस
झूठ और छल कपट की राजनीति कर रही है, चोरी भी कर रही है और सीनाजोरी भी कर रही है। कहीं ना कहीं ये पलटवार बीजेपी की तरफ से हो रहा है और कांग्रेस को ये आंदोलन का जवाब है जो आंदोलन के द्वारा ही दिया जा रहा है। लगता नहीं है कि नेशनल हेराल्ड मामले में मध्य प्रदेश में सियासत जल्द थमेगी। देखना यह है कि ये सियासत कब तक जारी रहती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। नेशनल हेराल्ड के मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत में भी इस वक्त तनातनी देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस धरना प्रदर्शन करके इसके खिलाफ विरोध दर्ज कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में वो सही है, तथ्यों के साथ हो रही है। कांग्रेस धरना प्रदर्शन को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी की एक तरह से आदत हो गई है अपराधियों के संरक्षण में खुलकर आना और आंदोलन करना। आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन किसके लिए, किस बात के लिए? जनहित के लिए आंदोलन होता है, जनता के मुद्दों के लिए होता है, लेकिन ये अपराध के संरक्षण के लिए, अपराधियों के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी आया है कि कांग्रेस को पहले ही पता था कि इस तरह की दबाव की राजनीति उनके साथ होगी, तो इस तरह के मिले जुले रिएक्शन यहाँ से सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के भी परे एक बात जो नजर आती है वो ये है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है। बनी बस इसके कि स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा नेता मुखर हो, लेकिन इस वक्त जो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पिच है वो लगता है राष्ट्रीय मुद्दों के लिए ज्यादा मुफीद है। कैमरा शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के द्वारा चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम के आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रही है। कल पूरे देश भर में इसका प्रदर्शन किया गया और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ईडी दफ्तरों का घेराव किया। अब इसी संदर्भ में आने वाली शनिवार को 19 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बैठक दिल्ली के अंदर बुलाई है, जिसमें सभी राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रहेंगे, राज्यों के प्रभारी मौजूद रहेंगे और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दरअसल नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जो चार्जशीट में नाम आया है उसको लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी कि आखिरकार कैसे इस मुद्दे का पूरे देश भर में विरोध करना है, क्योंकि जब से राहुल और सोनिया गांधी का नाम आया है तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसी के चलते एक रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार पूरे देश भर में इस पूरे मामले पर किस तरह से विरोध करना है। और कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि सड़क से लेकर कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, क्योंकि जो नेशनल हेराल्ड का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें कोई पैसे का लेन देन सामने नहीं आया है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम चार्जशीट में क्यों दाखिल किया गया है, अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे और किस स्तर पर पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी इस मामले को जनता के बीच में लेके जाएगी। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। बिहार में चुनावी वर्ष है, बयानों के अलावे पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है। आज युवा कांग्रेस के तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिसमें कि नीतीश कुमार का फोटो लगा करके लिखा गया है 20 साल देख लिया अब नहीं चलेंगे चाचा। वहीं और कुछ लिखा गया उसमें भ्रष्टाचार, महिलाएं, असुरक्षित पलायन की बातें कही गई हैं उस पोस्टर में। इसके ऊपर कांग्रेस के तरफ से दौरा भी किया गया था, यात्राएं भी की गई थी पलायन को लेकर के। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं पोस्टर में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब इस पोस्टर वार में शामिल हो गई है और नीतीश कुमार को डायरेक्ट टारगेट कर रही है कांग्रेस के तरफ से। हालांकि 2025 की चुनाव की बात करें तो लगातार कोशिश की जा रही है कि अपनी मजबूती दिखाई जाए और इसी कड़ी में आज पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से और डायरेक्ट नीतीश कुमार के ऊपर को टारगेट किया गया है। पलायन की अगर बात करें उसमें पलायन को मेंशन किया गया है। तो यात्रा 2 और पलायन रोको का एक यात्रा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया था और उस यात्रा में को कन्हैया कुमार लीड कर रहे थे और समापन में सचिन पायलट भी आए थे। कहीं ना कहीं 2025 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस अपनी मजबूती दिखाने का प्रयास कर रही है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। बीते दिनों वाराणसी में एक युवती के साथ 23 लोगों ने दरिंदगी की। 7 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आज पुलिस कप्तान के सामने जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके परिजन पहुंचे।
उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जब युवती ने एफआईआर दर्ज कराया है उस दौरान उसने बताया कि 7 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया था, जबकि उस 7 दिनों में वो तमाम जगहों पर जाती है और अलग अलग लोगों से मिलती है। इस दौरान उन्होंने पुलिस आयुक्त को एक वीडियो भी दिखाया जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किन किन जगहों पर वो युवती जाती हुई बैठती हुई दिख रही है। ऐसे में इस मामले का संज्ञान लेते हुए मोहित अग्रवाल ने एक एसआईटी टीम बनाई है। जिस तरह के आरोप लगे हैं, इन्हीं आरोपों के मद्देनजर एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी रिपोर्ट के पश्चात भी इस बारे में आगे मीडिया को बताया जाएगा। एसआईटी टीम अब 1 महीने में जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि तब तक अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया है। जब एसआईटी टीम अपनी जांच जमा कर देगी, सबमिट कर लेगी, पूरी कर देगी, तब इस मामले में क्या मोड़ आएगा ये देखने वाली बात होगी। राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। मुंबई में मानसून के पहले हो रही सड़कों और पुलों की मरम्मत की वजह से ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो ज्यादा हो रही है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कांक्रीटीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही जो गड्ढे हैं उसे भी भरने की जो कोशिश है वो बीएमसी की तरफ से लगातार जारी है। इस समय हम हाईवे पर मौजूद हैं और हाईवे के बाजू का जो सड़क है वो आपको दिखा रहे हैं। वहां पर बीएमसी की तरफ से काम किया जा रहा है, कांक्रीटीकरण किया जा रहा है सड़कों का, जिसकी वजह से जो यातायात है वो काफी बाधित हो रही है और ऐसे में लोगों को सफर करने में दिक्कत हो रही है। इस तरीके से बीएमसी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि 30 मई तक जितने भी सड़क है, जितने भी पुल है, उनकी मरम्मत हो जाए, जिससे बारिश के टाइम लोगों को दिक्कत ना हो। उसकी वजह से यातायात को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक जाम ज्यादा होती है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा जो अपना समय है वो बर्बाद करना पड़ता है। मुंबई के कई इलाकों में यही हाल है। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर एक ही तरफ से गाड़ियां पास हो रही है, जिसकी वजह से जाम जो है वो ज्यादा लग रहा है। तो चाहे वो बोरीवली हो, मलाड हो, गोरेगांव हो, कांदीवली हो, अंधेरी हो, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर लगातार सड़कों के काम हो रहे हैं, गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से बीएमसी की तरफ से बरसात से पहले सभी सड़कों को ठीक किया जा रहा है, मरम्मत किया जा रहा है सड़कों का, उससे क्या लोगों को राहत मिलेगी या फिर नहीं। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। मुंबई में मेट्रो लाइन 3 और मेट्रो लाइन 7A को जोड़ने वाले टनल का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टनल का पूरा कंप्लीशन हो चुका है। एक तरफ टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन के जरिए पूरी खुदाई करके एक तरफ की पूरी सुरंग बना दी गई है। ये सुरंग आगे चलकर गुंदौली मेट्रो स्टेशन के साथ अटैच करेगी और उस तरफ वो एयरपोर्ट मेट्रो की तरफ जाएगी। इस मेट्रो से सफर कर सकते हैं लोग, उसके काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस टनल को खुद आखिरी पड़ाव को देखा जब टनल की खुदाई हुई और वहां से एक टनल का काम कंप्लीशन की तरफ पूरा हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये जताया कि जल्द ही मुंबई करों को सुखकर प्रवास मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरी नगर में एक 8 माह के बच्चे की अपहरण की घटना हो गई। दरअसल बच्चे की मां जब घर के कामकाज में लगी हुई थी और बच्चा पलंग पर सोया था, मच्छरदानी लगी हुई थी, तभी कोई अज्ञात महिला आकर के और उस बच्चे को उठाकर ले गई। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो एक लाल साड़ी पहने हुए महिला बच्चे को ले जाते हुए दिखी थी। इस आधार पर पुलिस ने तमाम सीसीटीवी खंगाले और अपहरण करने वाली महिला तक पहुँचे। अपहरण करने वाली महिला भी उसी मोहल्ले की रहने वाली, हालांकि आपस में परिचित नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि महिला के पहले से भी बच्चे हैं और उसने अपने घर पर फ़ोन करके बताया था कि उसे एक और बच्चा हुआ है जिसे वह लेकर आ रही है।
सीसीटीवी फुटेज पर एवं लोगों से ग्राउंड फील्ड पर भी लोगों से पूछताछ कर आगे बढ़े तभी इनकी जो सीसीटीवी फुटेज में एक कैमरे में वहाँ जाती हुई दिखाई दी सिटी हॉस्पिटल के पास। तो तत्काल टीमों की तरफ वहाँ पहुँचे, वहाँ बच्चे को बरामद कर लिया गया, उसको थाने लेकर आए हैं। पुलिस अब इस पहेली को सुलझाने में लगी है कि जब महिला के पहले से बच्चे थे तो उसने 8 माह के बच्चे का अपहरण क्यों किया। फिलहाल महिला को अपहरण के केस में गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूछताछ में लग गई है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। हजार बिस्तर है ग्वालियर का, जहां आज की डेट में 80 से 90 डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं और इतने गंभीर केसेस आ रहे हैं कि मासूम बच्चों के डॉग के द्वारा चेहरों तक को बिगाड़ दिया जाता है। ऐसे में कई ऐसे केसेस भी आए हैं जिनमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों को सर्जरी तक करनी पड़ी है। ये 1000 बिस्तर है जिसके सुपर स्पेशलिटी वार्ड में उन बच्चों को रखा जाता है जिन पर डॉग बाइट केसेस आ रहे हैं। यानी कि उपचार तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर में इस वक्त लोगों में डर और भय का वातावरण बना हुआ है कि हमारा बच्चा मासूम जो घर से बाहर निकला है वो सुरक्षित आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि इस वक्त डॉग बाइट की समस्या ग्वालियर में काफी बढ़ गई है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।